अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनएस का लास्ट चैप्टर है, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट। और इसमें जो है ना वो हमने सबसे पहले हम जैसे हर चैप्टर के स्टार्ट में क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन आपने याद रखें कि बीटा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन पेपर में जरूर आ जाती होती है। और इस दफा सप्ली के पेपर में उन्होंने जस्ट अल्फा ब्लॉकर्स के नेम्स पूछे हुए थे और साथ में ना उसकी उन्होंने कहा हुआ था कि इसके ना थेरेपेटिक यूजेस बता दें। तो आपने क्या करना है कि इनके ना नेम्स अच्छी तरह याद करने। आपने बिल्कुल जब आपको क्लासिफिकेशन लिखने के लिए आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने अल्फा ब्लॉकर्स की पूछी थी, जैसे इस दफा सप्ली अभी रिसेंटली सप्ली का पेपर हुआ है फार्मा का, तो उन्होंने क्या पूछा हुआ था, उन्होंने ये पूछा हुआ था आपने मतलब जिस तरह इस तरह ही लिखना है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल आ जाए क्वेश्चन अगेन, तो आपने अल्फा 1 लिखना है, अल्फा 2 सिलेक्टिव लिखना है। ठीक है, मतलब ये कि जो अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा और ये जो अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा, और नॉन सिलेक्टिव मतलब जो दोनों को ही जाकर ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अभी तक आप यहाँ पर एक एक नाम देख लें, मैं आगे 2 स्लाइड शो करूंगी जिसमें आपको ना ज्यादा इनके नेम्स मिलेंगे। तो आपने मिनी के एडसन से कर लें, तो वहां पे अपने नेम्स मेंशन कर लें। और लिपन की क्लासिफिकेशन भी मैं जो है ना वो एक दफा जो है ना वो मैं कर दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, तो आप देखें अल्फा 1 में प्राजोसिन है और अल्फा 2 में यूहिम्बाइन है। इसके आगे भी हम यूवल्सिन भी देखेंगे। और इसके अलावा नॉन सिलेक्टिव में ये याद करना है, एक इरिवर्सिबल होता है और एक रिवर्सिबल। ये बेशक याद होता है तो कर लेंगे। तो ये दो नाम आपने फिनटोलामिन और फिनोक्सीबेंजामिन जो है ना वो लिखने ही लिखने आंखें बंद करके। बीटा ब्लॉकर्स जो है उसमें बीटा 1 सिलेक्टिव भी होता है, बीटा नॉन सिलेक्टिव भी होता है। और मतलब बीटा सिलेक्टिव में एटिनोलोल होगा, बीटा 2 सिलेक्टिव में बुटोक्सामाइन होगा। इनके आगे भी मैं आपको 3 4 नाम बताती हूँ। और नॉन सिलेक्टिव में प्रोपेनोलोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो बीटा ब्लॉकर्स की जो है ना वो एडवर्स इफेक्ट और क्लिनिकल यूजेस जो है ना उससे यूकेज जो है वो भरे पड़े हैं। और सेंडर वगैरह में भी इसका क्वेश्चन जो आ जाता है। तो वैसे तो ये मिनी कैसेट में 1 या 2 पेजेस का चैप्टर है, जिसने लिपन से रीडिंग करनी हो वो एक दफा वहां से भी कर लेगी सब। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसकी मैं बात कर रही थी, इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमारे पास जो है वो है ड्रग्स। देखें अल्फा 1 सिलेक्टिव में प्राजोसिन है, तराजोसिन है, थोडाजोसिन है। मैंने पता किस तरह याद किया था, प्राजोसिन तो हमें याद हो जाता है क्योंकि हमने पीपीएच में भी यूज करना है, ये कोई मुश्किल नाम नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी नजरों से गुजर जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। तेरह से मैंने याद किया था, तेरह जिससे हम कहते हैं ना तेरह ते, और एंड पे ZOSIN आपने लगाना है, ZOSIN। ठीक है, थम्सुलोजिन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अल्फुजोजिन, जैसे एक अल्फू नाम होता है ना, अल्फा अल्फा अल्फू, इस तरह धोजा धोजा, जैसे धोजा सोजिन। ठीक है, जिसे हम 13 याद करेंगे वैसे हम अल्फू कर लेंगे। और तमसुलोजिन और बेराजोसिन आपको याद हो जाएगा, तो थोजा सोजिन भी आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा किटेंसिन अभी याद होता है तो वैलेंट कोड, बाकी सीएनएस में जाके आप इस ड्रग के बारे में जो है ना वो डिटेल से पढ़ लेंगे। और ट्रीमासोसिन भी आपको जो है ना वो सीएनएस के पोर्शन में आपको मिलेगा। तो वहां पर भी इसका जो इनका काम जो होगा वो अल्फा 1 ब्लॉकर होगा। लेकिन अभी के लिए आप प्राजोसिन, तिराजोसिन, थोडाजोसिन, अल्फुसोसिन, कम से कम 4 नाम जो है ना वो आप अल्फा 1 में जरूर याद करेंगे। अल्फा 2 में जो है वो तुलासोसिन है, वैसे ही 3 नाम है तो 2 तो चलें करें, यूहिम्बीन और डायूबल्सिन मैंने ऊपर भी जिक्र किया। फिनटोलामिन, फिनोक्सीबेंजामिन को हम बहुत ज्यादा डिटेल से आज पढ़ेंगे तो ये आपको नाम याद हो जाएंगे। इसके अलावा जब बीटा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन आती है ना, बीटा 1 भी लिखनी है, बीटा 2 सिलेक्टिव भी लिखनी है, बीटा नॉन सिलेक्टिव भी लिखनी है, और वो भी लिखनी है जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करते हैं। और पार्शियल बीटा एगोनिस्ट भी आपने याद करनी है। ठीक है, तो आपने तकरीबन ये 5 ऐसे ऐसे करके 5 दफा ये लिखना है। ठीक है, बीटा 1 में याद करते हैं आप एसिपुटोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल। इसका मैं जिक्र आज करी थी कि मेटोप्रोलोल को आपने मेटोप्रोटेरिनोल के साथ जो है मिक्स नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा बिटाक्सोलोल, सेरिप्रोलोल, बिसोप्रोलोल। इसका पता मैंने किस तरह याद किया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा नाम है और 3 4 तो आपने याद करने हैं। तो मैंने बीटा 1 सेलेक्टिव को इस तरह याद किया था, जैसे बिस्मा नाम नहीं होता, प्रोलोल तो आपने एंड पे लगाने, ये तो कोई मुश्किल या नई बात नहीं है। ठीक है, लो प्रोलोल सबके एंड पे है, जैसे उसके एंड पे ZOSIN था। तो जैसे बिस्मा का बेटा, ठीक है, मेट्रो गया सेल लेने के लिए। ठीक है, और अगर किसी को ये बात याद होती तो ये कर लेने, तो एसिपुटोलोल, एटिनोलोल और एस्मोलोल तो आपने ये करने। जैसे कल भी आपको कहा था कि 3 नाम जो है वो मोर देन इनफ है, लेकिन अगर किसी को इसमें से 4 हो जाए तो वैलेंट। ठीक है, उसके बाद बीटा 2 सिलेक्टिव में बुटोक्सामाइन एक ही है तो आपने ये करना है। ठीक है, ऊपर भी एक ही मेंशन था। ठीक है, और बीटा नॉन सिलेक्टिव में आपके पास प्रोपेनोलोल है, ये तो आपने याद करना ही करना है, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव का मतलब जो अन्य बात जो है ना, मतलब वो बीटा 1 पे भी एक्ट करेगा, बीटा 2 पे भी एक्ट करेगा। ठीक है, और इसमें आपके पास जो है ना वो अगर किसी को कोई इशू और स्पीड वगैरह, स्पीड कम है या तेज है तो वो चैट में बता सकते हैं। ठीक है, अल्फा नो प्रोपेनोल और पिंडोलोल, जैसे हम पिंड नहीं कहते, पिंड में
नानी थी, नानी सोटा लेकर बैठी हुई थी। पेन जैसे हम लिखते होते हैं, पेन, बुटोलोल और टीमोलोल। टीमोलोल का लफ्ज आपको याद हो जाएगा, ये हम एंटी ग्लूकोमा के ड्रग्स में भी पढ़ेंगे, और इसका जो होता है ना एनेस्थेटिक, इसका एनेस्थेटिक इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा, अल्फा और बीटा वाले भी याद करें, क्योंकि वो डायरेक्ट ये भी पूछ लेते होते हैं, ठीक है। खाली हमें बताएं जो दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। तो ये इसमें आप 3 या 4 नाम याद करने, 4 हैं लिखे हुए, चारों ये होता है याद होता है तो कर लें, 2 या 3 तो करने ही करने। लेप्टोलोल, कार्बिटोलोल, बुसिंटोलोल और मेट्रोरोक्सालोल। मुझे मेट्रोरोक्सालोल ऐसा लगता है थोड़ा टफ है, लेकिन लेप्टोलोल आपको जिक्र बार बार आएगा तो आपको याद हो जाएगा। कार्बिटिलोल ऐसे लग रहा है जैसे सेलिप्रोलोल की मिलता जुलता है, बस फर्क कितना है, ये कार्बिटिलोल है और बुसिंटोलोल भी है, ठीक है। लेकिन ये लेप्टोलोल और कार्बिटोलोल याद कर लें। पार्शियल बीटा एगोनिस्ट के नाम भी याद करनी है। देखें एसिकोटोलोल हमने ऊपर पढ़ा था, जो खाली बीटा 1 पे भी एक्ट करता है और ये पार्शियल बीटा एगोनिस्ट भी है। एसमोलोल जो बीटा 1 पे भी एक्ट करता है और ये पार्शियल बीटा एगोनिस्ट भी है। पेनकुटोलोल हमने इधर ये नानी वाला पढ़ा था, और जो नानी वाला था ना, जो हमने जिसमें हमने नॉन सिलेक्टिव पिंड और नानी और सोटा की बात की थी, वो कौन थे, नॉन सिलेक्टिव थे, ऐसे जैसे उनको नहीं पता कुछ भी, ठीक है, इस तरह करके। तो उन्होंने बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को जाके ब्लॉक करना है। कार्डियोलोल, पिंडोलोल और सेलिप्रोलोल। पार्शियल बीटा एगोनिस्ट का भी इस तरह मैंने याद किया था कि जैसे पिंड में जो है वो हम कार्ट वगैरह लेके चलते हैं, तो कार्टिलोल और पेनकुटोलोल जो है वो हमने दोनों में याद किया, और एस्मोलोल और एसिबुटोलोल, ठीक है। उसके बाद इनहिबिटिंग रिलीज, ये आपने फर्स्ट लेक्चर जो आपको इंट्रोडक्शन का हुआ था उसमें हमने 2 दफा ये चीज बताई थी कि, और आपने देखा होगा कि क्वानिडेटिन का जो काम है उसने रिलीज करवाने से रोकने हैं ट्रांसमीटर्स को। पिथेनिडीन भी होते हैं, डेप्रिसोक्विन भी होते हैं, क्वानाड्रल भी होते हैं, पिरेड्रिन भी होते हैं। लफ्ज आपने सिर्फ और सिर्फ ना एक ही देखा होगा, क्वानिडिटीन, लेकिन ये देखिए इसे मिलता जुलता क्या है, पिथानिडीन, डेप्रिसोक्विन, जैसे क्वीन से पीछे डेप्रिसोक्विन, इसमें 2 नाम पीछे याद करने, ठीक है। स्टोरेज में जिसने रोका था वो डेजरपाइन था, ये हमने आपको बताया भी था, जो ऐसी प्रोटीन्स को बाइंड स्टॉप करती थी ड्रग्स जिन्होंने एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करने से रोकना था, और इसके अलावा मिथोसल्फिटीन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इनहिबिटिंग सिंथेसिस कौन करेगा, मेटेरोसिन और मिथाइल डोपा। और मिथाइल डोपा का जो है ना वो सीबीएस में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। और मिटाइरोसिन भी जो है ये हमने पढ़ा नहीं था, मिटाइरोसिन इज रिस्पांसिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसने टायरोसिन है वो जो डब्बा बना हुआ था, टायरोसिन के बाद डोपा बनता था, डोपा के बाद डोपामिन बनता था, डोपामिन जाके वो अंदर वेसिकल में जाता था, तो ये वो वहां से अगर आप करेंगे तो आपका वहां से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि इसमें से आपने 2 नाम जरूर याद करने, क्योंकि ये जो है ये सेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं, ये जो है ये न्यूरॉन्स ब्लॉकर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आ जाएगी तो आपको दोनों ही लिखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर हम इन्हीं क्वेश्चन को फॉलो करें तो ये जो ऊपर वाली लिखी हुई है इसमें आपने सब कुछ लिखना है। पार्शियल बीटा एगोनिस्ट अगर लिखने के तो वैलेंट गुड, लेकिन अल्फा बीटा मिक्स ब्लॉकर्स आपने जरूर लिखने हैं, और बाकी में तो आपने 3 या 4 जो है वो याद करने करने, 4 जरूर याद करें। 4 याद करेंगे तो कोई 3 याद रहेंगे या 2 याद रहेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 याद करें या 3 याद करें बाद में भूल जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे ये अल्फा ब्लॉकर्स में इसको अब खाली रीड कर रही हूँ। अल्फा ब्लॉकर्स में अल्फोसोदिन है, थोजासोसिन है, फिनोक्सीबेंजामिन नॉन सिलेक्टिव है, फिनोलामिन निजासो नॉन सिलेक्टिव, प्राजोसिन है, थामसुलोसिन है, तेरासोसिन है, योहिम्बाइन है। योहिम्बिन आपको पता है कि ये अल्फा 2 ब्लॉकर होती है, इसका जाके हम इसके फंक्शंस और एडवर्स इफेक्ट वगैरह ना जो है वो पढ़ेंगे। बीटा ब्लॉकर्स में एसिपुटोलोल है, एटिनोलोल है, कार्बिडोलोल है, एस्मोलोल है, लेप्टोलोल है, मेटोप्रोलोल है, नाटोलोल, पिंडोलोल। इस तरह नहीं आपने लिखना आपने उसी तरह की, बीटा 1 को कौन करेगा, बीटा 2 को कौन करेगा, बीटा नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर कौन है, अल्फा और बीटा कौन ब्लॉकर है, ठीक है। और ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ, इन्होंने 2 नाम लिखे हुए, क्वानिडिन और रेसरपाइन, ये 2 तो चलिए आपने याद करनी है। इसके बाद ये मैंने जो ड्रग्स के नाम लिखे हुए ना, ये हार्ट फेलियर में यूज होते हैं, ये यूक्यू है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो नहीं याद रहते निमोनिक्स, तो बहरहाल फिर भी देख लें कि बीटा ब्लॉकर्स में आपने देखे बीटा ब्लॉकर एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम, तो ये हार्ट फेलियर के हैं। बी से बुटाक्सोलोल, ए से एसिपुटोलोल, ई से एस्मोलोल, ए से एटिनोलोल और एम से मेटाप्रोलोल, ठीक है। ये आपने अपनी मॉर्निंग जो है ना वो याद कर लेना, अपनी जिम्मेदारी से देख लें। ए से तो हमने एटिनोलोल भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एसिपुटोलोल लिखा है। बी से हमने बिसोप्रोलोल भी पढ़ा था, बहुत ज्यादा नाम पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे बुटासोलोल है, जैसे भुट्टा भुट्टो भुट्टा से याद कर लें, ठीक है। एस्मोलोल आपने याद करना है कि ये हार्ट पे एक्ट करता है, इसका आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। और ए से एटिनोलोल, ठीक है, ये यूक्यू है, और एटिनोलोल, ठीक है ना, एटिनोलोल। और एम से मायोकार्डियम में जो एक्ट करता है मेटाप्रोलोल है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ये 3 नाम भी अगर वो पूछते ना तो उसमें ये तीसरा मेटाप्रोलोल जरूर मेंशन आपने जो है ना वो करना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अल्फा ब्लॉकर्स के जो यूजेस हैं, अल्फा ब्लॉकर्स के यूजेस जो है ना वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आप एक दफा रीड कर लें, आगे जाके इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो तब जाके आपको ज्यादा अच्छा जो याद होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें पीएमडीसी से ये है,
पी से ये प्रेशर में एक्ट करता है। अब मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये प्रेशर में किस तरह हमारी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि हमारे पास जो होते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा 1 को जाके जब ब्लॉक करेंगे तो वो कंस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी। फियोक्रोमेसाइटोमा में फिनोक्सी बेंजामिन और फिनोलामिन यूज करते होते हैं, ये एमसीक्यूज भी आता होता है, इसको तो बस आपने याद कर लेना है। फिनोक्सी मतलब ये तो ऐसे जैसे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फिनाइल रिएक्शन में फिनोलामिन जाके यूज करते हैं और यूहिम्बियाइन भी यूज करते हैं, ठीक है, फिनाइल रिएक्शन में, बस आपने ये याद रखना है। और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिजीज में भी हम इसको जो यूज करते हैं, ऊपर हमने रेजिस्टेंस पढ़ी है और नीचे जो है ना वो हमारी डिजीज है। उसके बाद जो है ना एम मिग्रेन। अब पता है ये मिग्रेन क्यों होता है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि सीएनएस, ये ना एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ये बात जो है ना ये कंफर्म नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमारे सीएनएस के ऊपर ना बीटा 2 रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आपको पता है कि डायलेशन करवाते हैं। डायलेशन का मतलब ऐसे भी करेंगे ऐसे भी करेंगे, तो यहाँ पे ना कुछ पेन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, उनके ऊपर जाके ये वजन डालेंगे तो वो जो सोए हुए होंगे ना वो उठ जाएंगे, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वहाँ पे हमें मिग्रेन होगी, मतलब दर्द होगी। तो जो ड्रग्स बीटा 2 को जाके ब्लॉक करेंगी वो मिग्रेन में जो है ना वो यूजफुल होंगी। बाकी फिनाइल रिएक्शन का आपने याद करना है, फियोक्रोमेसोटोमा का तो आपने करना ही करना है, ब्लड प्रेशर का आपको याद होगा, और पेरिफेरल वस्कुलर डिजीजेस में भी जो है ना वो हम अल्फा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, रेसिस्टेंस ज्यादा करवाते हैं, तो बहुत खराबियां करते हैं, तो इसमें आपने ये जो है ना याद कर लेना है। पी से फियोक्रोमेसोटोमा, ब्लड प्रेशर, ठीक है, एम से बहरहाल ये उन्होंने सारे पहले पी से लिखे हुए हैं, ठीक है, फियोक्रोमेसोटोमा मतलब पी से उन्होंने 4 लिखे हुए हैं, फिनाइल रिएक्शन और पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। तो ये एम से मिग्रेन, डी से डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्प्लीन, एंड सी से कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर को तो हम ऊपर भी पढ़ के आ गए कि मेटोप्रेलोल, बुटोक्सोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल उसमें यूज करते हैं। आप ये देखिए कितने यूजेस हो गए आपके, ये 4 5 7 हो गए, ये खाली अल्फा ब्लॉकर्स के यूजेस हो गए। और यही क्वेश्चन था जो मतलब सप्ली में आया था, उन्होंने कहा अल्फा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन बता दो, उसमें आपने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा नॉन सेलेक्टिव लिखकर फिर क्या बताना था, क्लिनिकल यूजेस बताने थे। तो क्लिनिकल यूजेस में ये कहानी नहीं हम बताते थे, अच्छा इसमें ये यूज हो रहा है तो क्यों यूज हो रहा है, पूछे यूज बताएं तो चुप करके 6 7 यूजेस भी बता दें तो आपको फुल मार्क्स जो है ना वो मिल जाता है। ये निमोनिक लेना, निमोनिक लेने खुद से याद होता है, याद कर ले, अगर निमोनिक्स में नहीं भी पढ़ना चाहते, ठीक है, खुद से भी अगर याद होता है तो जल्दी से याद कर ले, ठीक है। और अब जो है ना वो चैट में मुझे अल्फा ब्लॉकर्स के 3 4 यूजेस जो है ना वो लिख के भी दिखाए, मैं देखूंगी, ठीक है, बेशक एक याद हुआ, ये 2 याद हुआ ना, लिख के जरूर दिखाएं। फिर उसके बाद फिर डोलामीन का मैं साथ अगेन रिपीट भी करती रहती हूँ, अगेन जिक्र भी होता रहेगा, और आप भी जो है ना वो साथ साथ लिख के दिखाते रहे। फिर डोलामीन फिनोक्सीबेंजामीन में यूज होता है, ठीक है, बस इतना याद कर लें। और अगर अल्फा एगोनिस्ट की ओवरडोज हो जाए तो ये हम फिर डोलामीन जो है ना वो देते हैं। लिखें आप सब अल्फा ब्लॉकर्स के यूजेस, कोई भी जो है फ्यूक्रोमेसोटोमा लिखें, मिग्रेन लिखें, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर लिखें, किसने लिखा मैं देखूं, हाइपरटेंशन, मिग्रेन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फ्यूक्रोमेसोटोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी लिखें, ठीक है, लिखेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे ना मैंने फिनोक्सीबेंजामीन का छोड़ा था, तो फिनोक्सीबेंजामीन का मीनिंग कैसे में ना लिखे में 4 5 यूजेस, मैं उनके नाम जिक्र कर लेती हूँ, आप देख लीजिएगा। रेनॉइड फिनोमिना में यूज होता है, कार्सिनोइड ट्यूमर में यूज होता है, स्वेटिंग में यूज होता है, फ्यूक्रोमेसोटोमा में यूज होता है, और इसके अलावा जो है ना वो हेमाटोफिनोक्सीबेंजामीन हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी यूज होता है। ऑब्वियसली जिनको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाए, मरण मरान वाली हाइपरटेंशन हो जाए, उसमें भी हम फिनोक्सीबेंजामीन यूज करते हैं। और फिनटोलामीन हम ना इम्पोर्टेंसी को ट्रीट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फियोक्रोमेसोटोमा आपको जरूर याद होना चाहिए, और ऑब्वियसली हम फिनटोलामीन भी जो है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज करते हैं। अब आपने ये जो है ना बताना है। अब प्राजोसिन का यू क्यों आता होता है, देखो प्राजोसिन ने क्या करना है कि ब्लड प्रेशर अल्फा 1 पे जाके ब्लॉक कर देना, जहां ब्लड प्रेशर ज्यादा था, हाइपरटेंशन, जिसको जाके ठीक कर देना, तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया ठीक हो जाएगा। प्राजोसिन, कम्सुलोसिन, अल्फासोसिन, कम्सुलोसिन आपने नहीं भूलना, ठीक है, नहीं भूलना। उसके बाद यूहिबीन जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में यूज होती है, ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर भी मैंने आपको बताया कि फिनटोलामीन भी जो है ना वो इस तरह के डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं, तो यूहिबीन या अगर लफज भी जहाँ पे आता है तो आपने ये लिखना है। अब मैं जल्दी से ना आपको इसके तीनों साइड इफेक्ट्स का ना एक दफा एक बात बता देती हूँ। देखो आपको पता है कि जब हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे थे, वो ब्लॉक हो गए, तो फिर बाद में क्या हुआ, हाइपोटेंशन होगी, ठीक है। जब हाइपोटेंशन होगी मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो उसका रिफ्लेक्स जनरेट होता है तो वहां पे ट्रेकिकार्डिया हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, और टी से हो गया रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, ठीक है। और ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और कुछ याद रखिए ना, ऑर्थोस्टेटिक, ये तो आपका एमसीक्यूज भी आना ही आना है अल्फा ब्लॉकर्स के जो है ना वो साइड इफेक्ट सीधे तो
कुछ लोग सीधे भी पूछ लेते हैं, बड़ा आसान से इसका एमसीक्यू ज्यादा डाउट है, ठीक है। तो आपने जो है ना वो इसको अच्छे से याद कर लेना। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, इसको नहीं भूलना, और जिसको मर्जी पूछे। और जीआईडी डिस्टर्बेंसेस तो मतलब हमने हर जगह लिखनी ही लिखनी है, हमें कुछ ना है तो ये तो आती ही आती है। ओके, फिर टोलामिन को मैं एक दफा अगेन रिवाइज कर देती हूँ कि ये हमारे पास फ्यूग्रामेस्टोमा में यूज होते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज होते हैं। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि क्लोनिडिन जो होता है ना वो अल्फा 2 के ऊपर एक्ट करता है और अल्फा 2 ट्रांसमीटर्स की रिलीज को स्टॉप करवा रहा होता है। तो बेसिकली क्लोनिडिन जो है वो हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, लेकिन एकदम से जब इंसान क्लोनिडिन जो है वो छोड़ देता है ना, तो जिस बीमारी के लिए वो दवाई ले रहे थे ना, वो बीमारी जो है ना वो कंट्रोल नहीं रहती, मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसमें इसलिए क्लोनिडिन को आपने एकदम से नहीं छोड़ना, छोड़ना थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना। अगर छोड़ दिया, खराबी आ गई, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होगी, उस हाइपरटेंशन को हम हाइपरटेंशन क्राइसिस भी कहते हैं, तो उसमें फिर डोलामिन यूज करना। और ये एमसीक्यू भी जो है ना वो मतलब ये पेपर में ऐसा होता है कि ये आए बिना ना रह नहीं सकता। पेरिफेरल डिजीज का हम जिक्र कर चुके थे, इसमें आपने जस्ट नाम याद करने, इसकी नेक्स्ट डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि बुक्स में डिटेल नहीं लिखी हुई, तो आपने डिटेल्स नहीं याद करनी। रेनॉइड सिंड्रोम और फ्रोस्टबाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर एक्स्ट्रापोजिशन ऑफ नॉन एड्वांटेज और डोपामिन और यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ठीक है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी आपने जरूर याद करना है, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल यूजेस अब हम जो है ना वो बीटा ब्लॉकर्स के कर लेते हैं। क्लिनिकल यूजेस पहले, अब हमने क्या किया, पहले हमने अल्फा ब्लॉकर्स के क्लिनिक नाम याद किए, फिर उनके क्लिनिकल यूजेस याद किए, फिर उसके एडवर्स इफेक्ट याद किए। क्लिनिकल यूजेस आपने मुझे लिखकर भी दिखाए हैं और एडवर्स इफेक्ट भी 2 हैं, सब बच्चे लिख दें, कोई टाइम नहीं लगेगा। अब हम जो है ना वो करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के, जो है ना बीटा ब्लॉकर्स के हमने नाम कर लिए, बुक में आपने लिख लेने हैं, हिम्मत करके 4 नाम याद कर लेने, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वो हम याद करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के, ये भी आपने याद करना है 10,000, जिसको कहते हैं ना 1000 दफा यूक्यू आया हुआ, ये वो यूक्यू है, ठीक है। पहले तो हम जो है ना इनको देख लेते हैं कि ये मिग्रेन में जो है वो बीटा ब्लॉकर यूज होता है, वही वाली बात है। ये बीटा 2 को जो है ना, ये ऊपर मैं बात पहले ही बता के आ चुकी हूँ कि ब्लॉक करता है, डायलेटेशन स्टॉप होती है, पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होते, मिग्रेन ठीक हो जाती है। ऑब्वियसली एंजाइटी में भी यूज होता है, वो कहते हैं ना कि वाइवा के पहले जिनको ट्रेमर्स होते हैं वो उनको मतलब एक्टिवेशन हो जाती है ना उनकी, मतलब बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो फिर ट्रेमर्स में यूज करते हैं, तो उसको उन्होंने एंजाइटी लिखा हुआ है। आई में ग्लूकोमा में यूज होता है। ग्लूकोमा के 10 के नाम आप 6 या 6 आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना, फोर्थ ईयर में भी आप आई में पढ़ेंगे। थायराइड स्टोम में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये T4 को ना T3 में जो है ना वो मतलब जो एक्टिव फॉर्म होती है ना थायराइड की, उसको ये बेसिकली ना उसको इनहिबिट करते हैं। ये आगे एंडो में यूक्यू भी है, तब भी आप कर लेंगे, बड़ा अभी भी देख लें। उसके अलावा ये मैक चुक महा करना है तो कर ले, लेकिन मिग्रेन, एंजाइटी, ग्लूकोमा ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ठीक है, मैंने भी ये मॉर्निंग याद किया था कि मिग्रेन है, एंजाइटी है, ग्लूकोमा है, टी से थायराइड स्टोम है, एम से एम आई है। एम आई की कहानी अब खत्म ही नहीं होनी। एम आई है, कार्डियोमेगाली है। क्यों बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास हार्ट की बीमारियां ठीक करते हैं? क्योंकि बीटा 1 और बीटा 2 को जब ये एक्टिवेट कर देंगे तो वहाँ पे आइनोटोपिक और क्रोनोटोपिक और वो जो हार्ट रेट ज्यादा हो रहा था ना, जब उसको ब्लॉक कर देंगे तो वो जो एरिथमियाज और वो जो सारी मतलब खराबी थी हार्ट की, कार्डियोमेगाली, फेलियर वगैरह ठीक हो जाएंगे। तो एम आई कार्डियोमेगाली, ए से उन्होंने अपनी तरफ से एंजाइना और एरिथमियाज लिखा हुआ है, एच से उन्होंने हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर लिख दिया है, ठीक है। और आपको पता है हाइपरटेंशन क्यों होता है? क्योंकि जब बीटा 1 एक्टिवेट होता है ना तो वो कार्डियक आउटपुट ज्यादा करता है, दिल से जो खून है वो वेसल्स में ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसी इकट्ठे होने को उन्होंने ना बेसिकली उस कंस्ट्रिक्शन को, रेजिस्टेंस को, उस ब्लॉकेज को उन्होंने हाइपरटेंशन किया है। और ये हार्ट फेलियर में भी यूज होता है। और आगे जाके हम देखते हैं कि बाकी ए से क्या बनता है, ठीक है। हाँ, बाकी ऐसे जो है वो फिर से वही वाली कहानी, ऑर्टिक एन्युरिज्म में भी ये यूज होता है। लेकिन ये इसमें अगर आप महा नहीं भी याद होता ना तो एंजाइना, हाइपरटेंशन, अगर ये महा नहीं भी याद होता ना तो आगे सीबीएस में जाके बीटा ब्लॉकर्स ने आपकी जान छोड़नी नहीं है। 5 चैप्टर्स और बीटा ब्लॉकर्स हर जगह आएंगे, तो वहां पर जाके आपके ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो याद कर लीजिएगा, थायराइड स्टोम, मिग्रेन और एंजाइटी और मोस्ट इंपोर्टेंट ये ग्लूकोमा और ये जो उन्होंने लिखा हुआ था ट्रेमर्स वगैरह, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती है। मैं आपको जल्दी से ये बता देती हूँ कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी क्यों है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसलिए है कि आपको पता है कि जब हम बीटा 2 ने जो डायलेशन करवानी होती है, क्या करवानी होती है बीटा 2 ने? सब बच्चे लिख के मैसेज में ब्रोंकोडायलेशन। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो इस्तेमा करवा देते हैं। इस्तेमा के पेशेंट में कंडीशन ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है। जाहिर है एक बंदे को हम मतलब उसका आइनर बीटा 1 और बीटा 2 को ही ब्लॉक कर देंगे जिसने हार्ट को एक्टिवेट रखना, तो वहाँ पे हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। सीओपीडी का जिक्र उन्होंने फिर से अस्थमा की कहानी में कर दिया, और कफ में भी इसको जो है ना वो हम जो है ना वो नहीं देते। मतलब सीओपीडी और अस्थमा एक ही बात है। यहाँ से कहा अस्थमा जो है, अस्थमा हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगी। इसके अलावा आपने उनको क्या करना है? डायबिटीज में भी नहीं देना, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग में भी जो है ना वो बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। लेकिन ना असल बात जो है ना वो ये है कि यहाँ पे अब ये समझने वाली बात है कि डायबिटीज के पेशेंट्स में नहीं देना, क्योंकि बीटा 2 जो है वो ब्लॉक हो जाता है।
ठीक है। अब बीटा 2 अगर ब्लॉक हो जाएगा तो इंसुलिन जो है वो रिलीज नहीं होगी। तो ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट में ग्लूकोज ज्यादा है, तो जब आप इंसुलिन ही कम कर देंगे तो ग्लूकोज और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आपने जो ड्रग देनी है वो आपने जो है ना ड्रग जो देनी है ना वो आपने सोच समझ के देनी है, ठीक है। इसके आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन भी जो है ना वो 3-4 याद कर लेनी, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन मैं ये कहती हूँ कि किसी भी ड्रग को ना तो अच्छे से याद किया करें, बेशक उसकी क्लिनिकल यूजेस सारे किए ना किया करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन याद किया करें, क्योंकि पेशेंट की जान जो है ना वो उस पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एट्रोपिन आपने इन्फेंट हाइपरथर्मिया के पेशेंट्स को, इन्फेंट्स को, बीपीएस के पेशेंट्स को, ग्लूकोमा को, हाइपरस्ट्रेट के पेशेंट्स को, टेकीकार्डिया के पेशेंट्स को नहीं देनी। सेम इसी तरह बीटा ब्लॉकर्स की भी कुछ इस्तेमाल कई एमसीक्यू भी आता होता है कि बीटा ब्लॉकर्स किसमें नहीं देते, ब्रोंकस टाइप के पेशेंट्स में नहीं देते। अच्छा, आगे अगर मेरी स्पीड तेज है तो फिर से एक दफा बता दें, अगर ठीक है मतलब आपको लग रहा है कि आप स्पीड के साथ जो है वो याद कर रही है, आपको समझ आ रही है, तो फिर मैं इसी स्पीड के साथ चलती हूँ। अच्छा, और हम इस्तेमा में जो है वो क्या देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये स्लाइड में दोबारा भी एक ऐड की थी, मुझे बहुत अच्छी मिली थी लिपिन कोर्स से, मैंने भी ना वो याद किया था, तो ये तब वहां से आके आप देख लेंगे। यहाँ पे आप इतना देख लें कि ये मेटोप्रोलोल, एसिप्रोलोल, एसिमोलोल जो है ना वो यूज करते हैं। उसके बाद ये दोबारा से जो है ये प्रोपेनोलोल को जो है ना वो उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि प्रोपेनोलोल जो है ना वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे जाके ब्लॉक कर देगी, ठीक है। और फिर ये बेशक याद करें ना करें, वही ऑब्वियसली डिक्रीज आउटपुट हो जाएगी। जाहिर है सबको पता है कि जब बीटा 1 इनएक्टिवेट हो जाएगा तो वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो ज्यादा नहीं होगी, तो आपके पास वहां पर वेजोडाइलेशन हो जाएगी, वेसल्स में खून ही नहीं है, वेसल्स खाली पड़ी हुई है, तो फिर वहां पे रिफ्लेक्स जनरेट होगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में रखा हुआ है कि अगर एक चीज हमारी कम हो जाती है, या जैसे अभी यहाँ पे हाइपरटेंशन हो रही थी तो खुद ही रिफ्लेक्स कंस्ट्रिक्शन होगी। बाकी ये दोबारा से एरिथमियास में आपने बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने, जिसको मैंने हार्ट ब्लॉक का जिक्र किया था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ऊपर उन्होंने अस्थमा और सीओपीडी लिखा था, और सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग में भी आपने जो है ना वो नहीं देना। बहरहाल ये पहले दो जो है ना वो आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोपेनोलोल का दोबारा से मैंने जिक्र किया था, मैं इसको ना इस तरह पढ़ देती हूँ कि प्रोपेनोलोल अगर बीटा 1 को इनहिबिट कर रही है, बीटा 1 का काम क्या होता है, इन सब फंक्शंस को ज्यादा करना, जब बीटा 1 इनएक्टिव हो जाएगा तो ये सब फंक्शंस कम हो जाएंगे। प्रोपेनोलोल अगर बीटा 2 को एक्टिवेट मतलब बीटा 2 जो है वो हमारे पास रिलेशन करवा रहे थे, तो जब ये बीटा 2 इनएक्टिव हो जाएंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। बाकी ये चीज बेशक आप ना करें, ये एडिशनल है। याद करने वाली चीज आपने यही है कि आपने अपनी मॉर्निंग अच्छे से याद कर लेना है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस याद कर लेनी है, इसके डिवर्सिफाइड याद कर लेने, और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेट है तो क्यों है। दोबारा से कार्डियोवास्कुलर यूजेस है, क्योंकि ये यूके भी था, एंजाइना पेक्टोरिस अभी हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन और वो हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर और एंजाइना वगैरह तो पढ़ा, लेकिन दोबारा से इन्होंने टेकीकार्डिया लिखा हुआ है, एट्रियल, हमने ऊपर एओर्टिक एन्युरिज्म भी लिखा हुआ था, तो काइंडली 7-8 नाम जो है ना वो लिख डालें, आपको सीरियस में भी बहुत हेल्प हो जाएगी इसकी। आर्टियल हाइपरटेंशन में भी यूज होती है, एमआई में भी यूज होता है, अनस्टेबल एंजाइना में भी यूज होता है। आपको पता है कि क्यों यूज होता है, क्योंकि जहाँ पाइनोटोपिक और क्रोनोटोपिक इफेक्ट ज्यादा हो जाए तो फिर एक वक्त आता है कि उसको स्टॉप करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि मैं एक दफा इसको बता देती हूँ। अगर मेरी मीटिंग मतलब एंड हो जाए ड्यू टू एनी इशू लाइक नेट का इशू या कुछ भी, तो मैं जो है ना वो फौरन जल्दी से जो है ना वो ज्वाइन कर लूंगी। आप लोगों ने परेशानी होना, मीटिंग में रहना है, ठीक है। थोड़ा सा रह गया लेक्चर। प्रोपेनोलोल दोनों पे एक्ट करेगी, तो हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा, मिग्रेन में ये हम सारी कहानी जो है ना वो पढ़ के आ चुके हैं कि ग्लूकोमा में क्यों यूज हो रही है, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में क्यों यूज हो रही है, क्योंकि T3 एक्टिव फॉर्म को बनने से रोकती है। एंजाइना में क्यों यूज हो रही है, क्योंकि ये हार्ट रेट जो बहुत ज्यादा हुआ होता है उसको कम करती है, क्योंकि एंजाइना में हमें ऑलरेडी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एक दिल जो है वो ऑलरेडी बीमार है, जो इंसान पहले बीमार है उसको कहेंगे कि जाओ काम करो तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। बीमार इंसान को रेस्ट की जरूरत होती है, इसी तरह बीमार दिल को भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस उसको कहता है कि तुम अपने हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी को ज्यादा ना करो, और एमआई में यूज होता है। और ये नाडोलोल, टिमोलोल, ग्लूकोमा और हाइपरटेंशन में यूज होता है, ये भी देख लेंगे, दोनों पे एक्ट कर रहा है। ये ऊपर हम चीजें पढ़ के आ चुके हैं कि कौन से नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव के नाम जरूर याद करने, बीटा नॉन सिलेक्टिव के नाम पहले बीटा 1 और बीटा 2 के तो करने ही करने, नॉन सिलेक्टिव के भी करने हैं। और ये दोबारा से उन्होंने बताया कि बीटा 1 पे कौन से एक्ट करती है। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि एसिपेटोलोल, एस्टिनोलोल, एस्मोलोल और मेटोप्रोलोल याद करना, और ये हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो रिसेप्टर बीटा 1 को ब्लॉक कर रहा है वो हाइपरटेंशन कंट्रोल करेगा, सबको पता है कि किस तरह वो हाइपरटेंशन कंट्रोल करेगा। कार्डिक आउटपुट कम करेगा, वैसे में ब्लड कम हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। पिंडोलोल भी हाइपरटेंशन में जो है ना वो यूज होता है, और इसके अलावा कार्बिडोलोल और लेप्टोलोल जो है वो हाइपरटेंशन होता है, जैसे कार्डिक फेलियर में जो है ना वो यूज होता है। इस टेबल को बेशक रट्टा मारने से अच्छा ये कि मैं आगे एक चीज आएगी उसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। यूक्यूज जो है वो एक दफा देखते जाते हैं कि आप एंटीग्लूकोमा की ड्रग्स कुछ हुई हैं, मैम ये प्राजोसिन को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्यों यूज करते हैं, सबको पता है कि अल्फा 1 को ड्रॉ करते हैं।
उसके बाद ये पीपीएच की ड्रग्स दोबारा से पूछी हुई है, ठीक है, ये भी मैं आपको आगे जाके शो करती हूँ। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप हमें बताएं कि क्लासिफाई करें बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स को, साथ साथ उनकी एग्जांपल्स दें और साथ साथ उनकी क्लिनिकल यूजेस दें। तो आपने ऐसे बता देना कि हार्ट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है, अंजाइना है या एओर्टिक एनेरिज्म है। तो आज मैं ये कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अंजाइना में बुक में 2 नाम जो लिखे हैं मैंने उसी को याद कर लेना, तो रट्टा लगा लेना, क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। हेल्पर रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम है और साथ क्लिनिकल यूजेस है और साथ में जो है ना वो इंट्राओकुलर प्रेशर की ड्रग्स है। दोबारा से फिर ये प्रोपेनोलोल के 7 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं और ये हम कर चुके हैं और फिर साथ वही वाले हैं कि 7 यूजेस बताएं। उसके बाद ये जो है ना, ये जो नाम है ना, पहले तो आपने ये देखना है TAA ने कम, LEP ने ज्यादा, पहले ये देख लें। ये अपने बुक में इस तरह लिख लें, मैंने इस तरह याद किया था, ठीक है। हाँ बताती हूँ ना मैं आपको प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल, हाँ मैं आपको पहले ये वाला टेबल कर लें फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देख लें कि ये जो टी है उससे टीमोलोल बन रहा है, ठीक है। ए से जो है वो आपके पास बन रहा है एप्राक्लोनिडीन और एसिटाजोलामाइड बन रहा है जो कार्बिनोजेन एल्डिहाइड इनहिबिटर है। ये जब हम सीवीएस में पढ़ेंगे ना तो मैं तब आपको बता दूंगी कि ये ग्लूकोमा में क्यों ट्रीट करता है, क्योंकि कार्बोनिक एल्डिहाइड इनहिबिटर बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल कम करते हैं, ड्रेनेज वगैरह ठीक करते हैं, तो ग्लूकोमा ट्रीट हो जाता है। इन्होंने सबने क्या करना है, सिक्रीशन कम करनी है, सिक्रीशन कम करनी है और क्या करनी है, सिक्रीशन। यहाँ पे देखिए ये एप्राक्लोनिडिन 12/2 पे एक्ट करती है, इन्होंने भी सिक्रीशन कम करनी है। अब यहाँ पे देखें जो प्रोस्टाग्लैंडिन और लैटिनोप्रोस्ट, इन्होंने एक्टिव आउटफ्लो ज्यादा करना है। ई से क्या मतलब एपिनेफ्रिन, हमने कल भी पढ़ा था कि ये एपिनेफ्रिन जो है 12/2 पे एक्ट करती हैं और ये जो है वो यहाँ पे ये देखें लिखा भी होगा एपिनेफ्रिन, ये देखें ये आउटफ्लो ज्यादा करता है। और जो पी से जो है वो क्या बनता है, पिलोकार्पिन और पाइलोस्टिग्मिन, ये हमने पढ़ा था ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है ना, फॉर द एक्यूट एंड क्लोज ग्लूकोमा। अच्छा अब आगे ये पीपीएच की ड्रग्स देख लेंगे। यूक्यूआई, एल्फोसोसिन, सोलासोसिन, थम्सोलोसिन, तरासोसिन, सिल्डोसोसिन एंड थम्सोलोसिन। और पहले मैं एक दफा ये बता दूं कि हमारे पास किस तरह देखें, हाइपरटेंशन में हमने पीटीएम मैंने याद किया था इसको, पीटीएम, ठीक है, पीटीएम बी से, क्योंकि ये पीटीएम है जिस तरह जाके टीचर्स जो है वो बच्चों की आगाही करते हैं, मतलब माँ बाप से। तो इस तरह ये वाले जो है ना, ये देख लें कि यहाँ पर इसको हम लोगों ने ना देना है कार्डिक आउटपुट और रेनल सिक्रीशन को कम करवाना है, ठीक है। तो पीटीएम से आता है, पी से प्रोपेनोलोल, टी से टिमोलोल, एम से मेटोप्रोलोल, ग्लूकोमा में टिमोलोल, ये एमसीक्यूज भी आता होता है। एम में हमने कर लिया कि मिग्रेन में क्यों यूज होता है, तो उसमें हमारे पास प्रोपेनोलोल जो है ना वो यूज होता है। और उसके बाद जो है थायरोटॉक्सिकोसिस में यूज होता है, ये भी चीज हमने पढ़ ली है। और उसके बाद जो है वो एरिथीमियास में भी यूज होता है। अच्छा एरिथीमियास में किस तरह कौन कौन यूज हो रहा है, ये देखो एरिथीमियास की प्रोफिलैक्सिस, इसका भी पीटीएम से याद करना है कि प्रोफिलैक्सिस में कि पहले से उसको आगाही करनी, काम खराब हो रहा है, तो प्रोफिलैक्सिस के लिए हम प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल और टिमोलोल देंगे। क्या हो गया, ठीक है। तो सुप्रावेंटिकुलर टेकिकार्डिया में ये एससीक्यू सीवीएस में पूछते हैं तो आपने तीनों नाम याद कर लेने हैं, पीईए या एपीई, जिस तरह आपी नहीं होता, ए से एसिपेटोलोल, पी से प्रोपेनोलोल, ई से एस्मेनोल, ठीक है। अंजाइना पे थोड़ी सी नाम याद कर लें। ये आगे हमने सीवीएस का चैप्टर जब परसों पढ़ना है तो अंजाइना का चैप्टर पढ़ना है, तो प्रोपेनोलोल और नाटोलोल जो है ना वो यूज करते हैं। और थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं